तो आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर। सबसे पहले हमने डेफिनेशन वाला पार्ट कवर किया, उसके बाद आइडेंटिफाई वाला पार्ट कवर किया। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर। इसको आराम से एक एक प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज एनेंटियोमर्स की सेम होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज एनेंटियोमर्स की डिफरेंट होती हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेम प्रॉपर्टीज की, सबसे पहली बात आपको पता है कि यहाँ पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का कारण जो सिंपल है, बेसिकली ये दोनों ही एक तरीके के स्ट्रक्चर हैं जहां पर कनेक्टिविटी सबकी सेम होती है, बस ओरिएंटेशन के डिफरेंस की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ पाता। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट की बात करें, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एनेंटियोमर्स के केस में क्या होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद अगला क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विद अ कायरल मॉलिक्यूल। देखो, अ कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है वह मॉलिक्यूल जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है और उसकी रिएक्टिविटी अब हम एनेंटियोमर्स के साथ करवाते हैं तो वो सेम रिएक्टिविटी दिखाता है। मतलब जो जिस रेट से आपके पास एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, उसी रेट से उसी का जो एनेंटियोमेरिक पार्ट है वो भी रिएक्ट करेगा। तो दोनों के सेम रेट होने वाले हैं विथ अ कायरल मॉलिक्यूल। अगला जो है हमारे पास, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इसका बेसिकली रीजन है इस वजह से क्योंकि इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसकी वजह से जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड होती हैं। जहां पर अगर वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो तो उसकी वजह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वह क्या कर जाएगा, ज्यादा जल्दी एवोपरेट कर जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वह रहेगा। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही सेम है तो आप इस मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये तीन प्रॉपर्टी जो सेम है वो समझ में आ चुकी हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं डिफरेंट कि आखिरकार इनमें डिफरेंट क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो मोड ऑफ रोटेशन का है। मतलब एक एनेंटियोमर अगर राइट में रोटेट करेगा तो जो सामने वाला उसी का जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, जो एनेंटियोमर कहते हो, वह लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो ये लिखा है क्लॉकवाइज करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं और लीवो रोटेटरी कहलाते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इसीलिए हम एनेंटियोमर्स को डीएल पेयर भी कहते हैं। इसीलिए हम एनेंटियोमर्स को क्या कहते हैं, डीएल पेयर भी कहते हैं। तो यहां पर अगर आप साफ साफ ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। इन दोनों में जो अल्फा मतलब रोटेशन है 5.9 और 5.9, मतलब सेम एक्सटेंट से रोटेट कर रहे हैं। लेकिन फर्क है यहाँ पर, एक प्लस में है और एक माइनस में है, जो हम बोल रहे हैं मोड ऑफ रोटेशन। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। बाकी पीपीएल को ये सेम एक्सटेंट तक करेगा, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कि मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों का सेम है, डाइपोल मोमेंट भी दोनों का सेम है। तो यही हमने बात यहां पर की थी। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी आने वाले समय में एक्सप्लेन करता हूं। जो इनकी रिएक्टिविटी होती है कायरल मॉलिक्यूल के प्रति वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहां पर मैंने क्या लिखा था, अकायरल मॉलिक्यूल के साथ तो सेम होती है लेकिन कायरल मॉलिक्यूल के साथ डिफरेंट होती है। अब आखिरकार ये कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम यही बोल सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। और लास्ट में है हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का सबसे मेन एप्लीकेशन है। यदि आपके पास कोई एनेंटियोमर्स हैं तो एक एनेंटियोमर आपके पास कोई और मेडिसिन का काम करता है और एक एनेंटियोमर आपके पास कोई और मेडिसिन का काम करता है। देखो, ये दोनों ही आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। तो मैं लिख देता हूं पहले यहाँ, ये दोनों ही आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। लेकिन एक एनेंटियोमर का रोल क्या है, एक तो एनेंटियोमर क्या है, हार्ट डिजीज है और एक एनेंटियोमर वहीं पर क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इस बात को आप समझो। जैसे ही और भी अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो एक तो एनेंटियोमरिक पार्ट क्या होता है, डिजीज का काम मतलब मेडिसिन का काम कर सकता है और एक पॉइजन का काम कर सकता है, एल डोपा, है ना, आपने सुना होगा इस तरीके से। तो ऐसे ही हमारे पास इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो आप इनका नोट्स बना लो एक बार अच्छे साफ साफ। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं कि ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, ये सब बातें आ सकती हैं।
अब हम दो बातों पर मेन अपना ध्यान लेके आते हैं। एक सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड कायरल मॉलिक्यूल, आखिरकार किस तरीके से कायरल मॉलिक्यूल के साथ इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। और जो दूसरी बात है कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कैटालाइजेशन से, तो आखिरकार किस मेथड से हम इनको सेपरेट कर पाएंगे। तो ये दोनों ही बातें अब हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो हमारे पास एनेंटियोमर की प्रॉपर्टीज होती हैं सेम में, कि यदि आपके पास कोई अकायरल रिएजेंट है तो उसके साथ जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाने का मतलब होता है सेम केमिकल रिएक्टिविटी, दोनों ही के रेट क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर वहीं पर हम यदि कोई कायरल रिएजेंट ले लें तो वहां पर आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो इस ही बात को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास एनेंटियोमर्स हैं, तो एनेंटियोमर्स के एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके से हैं। एक तो आप मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ले रहे हो यहाँ पर C2H5, और एक मॉलिक्यूल आप कुछ इस तरीके से ले रहे हो यहाँ पर CH3H और C2H5। सबसे पहले आप देखो क्या ये दोनों आपस में एनेंटियोमर हैं, तो हम बोलेंगे हाँ जी ये दोनों आपस में एनेंटियोमर क्यों हैं, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। या तो आप यहाँ पर RS नेमिंग करके भी देख सकते हो। अब अगर मैं इनका रिएक्शन करवाऊं किसी एक कायरल रिएजेंट के साथ, और कायरल रिएजेंट हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं यहाँ पर ये वाला, इसको हम कायरल क्यों कह रहे हैं, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए आपके पास ये कायरल रिएजेंट है। पॉइंट समझ रहे हो ना यार। या सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कायरल रिएजेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। वहीं पर अगर मैं इस ही सेम कायरल रिएजेंट के साथ फिर से इसकी रिएक्टिविटी दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। अगर मैं इसके रेट को कह देता हूँ K1 और इसके रेट को मैं कह देता हूँ K2, तो मुझे यहाँ पर K1 और K2 को देखना है। देखो अगर मैं सबसे पहले रिएक्शन करवाता हूँ, आपको पता है यहाँ पर आपके पास क्या है, एसिड है, और यहाँ पर क्या है, आपके पास एल्कोहल है। और हमने एक रिएक्शन पढ़ी है बचपन में, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड और अल्कोहल का मॉलिक्यूल H2O बाहर निकाल कर क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से अगर आप जब हटाना चाहोगे तो यहाँ से तो आपके पास OH आ जाएगा और यहाँ से आपके पास H आ जाएगा। OH और H जाकर तो आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और इस तरीके का पार्ट बना रहेगा, ये वाला पार्ट एज इट इज बना रहेगा। और यहाँ पर आप ऐसे ही बना लो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर C2H5 है। क्या बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप रिएक्शन दिखा सकते हो। एक्चुअली ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। एसिड से OH जाता है, अल्कोहल से H जाता है। जब आप लेके जाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर C2H5 होगा ही, और यहाँ पर फाइनली आ जाएगा आपके पास H, D और CH3। ये आपके पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पर K1 और K2 रेट को जब देखूंगा तो हमें ये देखने को मिलता है जो K1 और K2 रेट है वो एक दूसरे के बराबर नहीं आता। मतलब यहाँ पर दोनों ही कायरल रिएजेंट के साथ ये जो दोनों ही एनेंटियोमर्स हैं, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ये दोनों ही आपस में क्या हैं, एनेंटियोमर्स हैं। ये दोनों ही एनेंटियोमर्स जब कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वो अलग अलग आता है। वो यही समझाने की कोशिश करता है कि जब भी कोई एनेंटियोमर कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। बोलिए क्या आपको ये बात क्लियर है। अगर यहीं पर रिएजेंट आपके पास अकायरल होता जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते, तो यहाँ पर ये जो रेट कांस्टेंट है ये दोनों ही सेम आते, इसीलिए वहां पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती, सेम होती। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको पहले समझ में आ चुकी है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर्स पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने ये देखा कि आखिरकार एनेंटियोमर्स किसी कायरल रिएजेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जहां पर यदि हमारे पास एनेंटियोमर्स हों, ठीक है, और एनेंटियोमर्स को हम क्या कर सकते हैं, एनेंटियोमर्स को एक साथ मिक्स कर दें, तो जब हम एनेंटियोमर्स को एक साथ मिक्स करते हैं तो उस समय हमारे पास दो टॉपिक बनते हैं हमारे सामने। एक तो हमारे पास आता है रेसमिक मिक्सचर, और एक टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है वो होता है
एनेंशियोमेरिक एक्सेस, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एक है रैसमिक मिक्सचर, क्या होते हैं, कैसे आएंगे, इस सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। और एक होते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। इस टॉपिक को हम लोग जब स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस खत्म कर लेंगे उसके बाद में एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको ऑप्टिकल रोटेशन टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँगा। स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ये सारी बातें हम लोग वहां पर कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में? इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर रैसिक मिक्सचर का मतलब क्या है। यदि मैं आपके पास यहाँ पर इस तरीके का एक एनेंशियोमर ले रहा हूँ, OH और यहाँ पर CH3 इस तरीके से, और इस ही का मैं मिरर इमेज लेता हूँ, इसका मतलब ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एनेंशियोमर्स हैं। मैं बोलूँगा ये लैक्टिक एसिड है एग्जाम्पल में, तो अगर मैं बोलूँगा ये प्लस में कर रहा है तो वहीं पर मैं बोल सकता हूँ ये किस में करेगा, माइनस में करेगा। लेकिन मैं ये कन्फर्म के साथ नहीं बोल सकता ये प्लस में ही करेगा। इस पॉइंट को समझो, क्योंकि इसका प्लस में रोटेट करना, इसका माइनस में रोटेट करना, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको ये बोल रहा हूँ ये प्लस में करेगा तो इसके सामने वाला जो एनेंशियोमर वाला पार्ट है वो माइनस में ही करेगा। इसको मैं D भी कह सकता हूँ, इसको मैं L भी कह सकता हूँ। तो ये आपके पास DL पेयर है। अब क्या करूँ, आपके पास ये इसका था, क्या था, मिरर इमेज है इसका, और ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। ये आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। अब अगर मैं क्या करूं, एनेंशियोमर्स को, ये जो एनेंशियोमर्स है, ये जो एनेंशियोमर्स का पेयर है, अगर इस पेयर को मैं क्या कर लूं, इक्वल अमाउंट में ले लूं, इक्वल अमाउंट में, मतलब 50% मैं ये ले लूं और 50% ही मैं ये ले लूं। या फिर आप ऐसे समझ लो, ये आपके पास प्रेजेंट है बोतल नंबर 1 में और ये आपके पास प्रेजेंट है बोतल नंबर 2 में। अगर मैं 50% बोतल नंबर 1 भी ले लूं और वहीं से अगर मैं 50% बोतल नंबर 2 से भी ले लूं, तो जो आप इक्वल अमाउंट में एनेंशियोमेरिक पेयर लेते हो, इसी को हम बोलते हैं हमारे पास रैसमिक मिक्सचर। जो आपके पास बोतल नंबर 3 आएगी उसमें क्या होगा, 50% तो बोतल नंबर 1 होगा और 50% बोतल नंबर 2 होगा, और उसी का हमारे पास नाम आ जाता है रैसमिक मिक्सचर। तो यहाँ से हमारे पास टॉपिक का एक तरीके से शुरुआत होता है। फिर से समझिए, आप लोगों को मैंने एनेंशियोमर बहुत अच्छे से पढ़ाया, एनेंशियोमर क्या होते हैं ये बताया, एनेंशियोमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, एनेंशियोमर्स कायरल रिएजेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब एक बात और है, यदि हम एनेंशियोमर्स को मिला दें, तो अगर हम एनेंशियोमर को कुछ इस तरीके से मिलाएं कि जहां पर वो है इक्वल अमाउंट में हो, 50% इस एनेंशियोमर का हो, 50% इस एनेंशियोमर का हो, तो वहां से एक टॉपिक बनता है रैसमिक मिक्सचर। तो अगर मैं रैसमिक मिक्सचर के बारे में डिफरेंट बातें बताऊं, रैसमिक मिक्सचर के बारे में डिफरेंट बातें बताऊं, तो हमारे पास क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी, रैसमिक मिक्सचर का मतलब होता है जहां पर हम इक्वल अमाउंट में पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी बात आ रही है, आप खुद सोचो, यदि ये एक क्लॉकवाइज में 50% रोटेट कर रहा है और 50% ही वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम बोलेंगे यह कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब यहां पर जो है वो यहां पर हम रिलेट करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन।
इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? आपने एक बोतल में एनेंशियोमर लिया, जब आपने उस बोतल में सिर्फ एनेंशियोमर ये वाला ही लिया तब कैसा था सॉल्यूशन? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि एनेंशियोमर एक ही अगर आप लोगे तो इंडिविजुअली कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर आप बाहर से उसमें दूसरा एनेंशियोमर जब डालोगे तो जब दूसरा आपने एनेंशियोमर डाला, जितना ये राइट में रोटेट कर रहा था उतना ही उसका जो दूसरा एनेंशियोमर वाला पार्ट है वो लेफ्ट में करेगा। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप बाहर से डाल रहे हो, मतलब एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तीसरी बात जो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी वो होती है कि यहाँ पर जो एनेंशियोमेरिक एक्सिस है वो क्या होता है? 0 होता है। ई स्टैंड फॉर एनेंशियोमेरिक एक्सिस। हम एनेंशियोमेरिक एक्सिस को ई से दर्शाते हैं कि इसमें एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है? 0। एनेंशियोमेरिक एक्सिस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें कोई भी एनेंशियोमर डोमिनेट नहीं कर रहा। मतलब अगर आपने 50% R लिया है तो 50% S भी लिया है, या 50% S लिया तो 50% R भी लिया है। इसमें ना ही किसी का S ज्यादा पार्ट है, ना ही किसी का R वाला ज्यादा पार्ट है। यहाँ पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस 0 है। यदि नहीं समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट तो हम जब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एक बात और होती है कि जो सेपरेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर is known as रेजोल्यूशन। हम लोगों ने दो एनेंशियोमर्स को इक्वल अमाउंट में मिला के बना तो दिया मिक्सचर, जिसको रैसमिक मिक्सचर बोल दिया, लेकिन उस रैसमिक मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जहां पर आप एनेंशियोमर्स को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। इस टॉपिक के बाद मैं आपको रेजोल्यूशन ही बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको रैसमिक मिक्सचर के बारे में एक आइडिया मिल चुका है। जब आप आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा SN1 के टाइम पर वहां पे एनेंशियोमर्स के फॉर्मेशन होते हैं और रैसमाइजेशन होता है। ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना होता है इसको रैसमाइजेशन कहते हैं। वह रैसमाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि 50% जो एक एनेंशियोमर बना है तो 50% उसका एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाला भी पार्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल टर्म है जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके यूज होने वाले हैं। आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए इस बात का कि रैसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब कभी कभी सवाल यह आ जाता है क्या एनेंशियोमर्स इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूंगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूंगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब मैं दोनों को मिला दूंगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। ये अपने आप में स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और देता हूं। एनेंशियोमर्स के डिफरेंट नाम यहीं पर लिख देता हूं मैं। एनेंशियोमर्स को हम लोग एनेंशियोमॉर्फ भी कहते हैं, पुरानी वाली बुक्स में लिखा होता है, ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। या फिर हम इनको ऑप्टिकल एंटीपोड भी कहते हैं, या फिर हम इनको इन्वर्टोमर्स भी कहते हैं। इन्वर्टोमर्स, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? एनेंशियोमर्स के हैं। एनेंशियोमॉर्फ, ऑप्टिकल एंटीपोड, इन्वर्टोमर्स। वहीं पर अगर मैं रैसमिक मिक्सचर की बात करता हूं तो इसको हम लोग रैसमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, रैसमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। जब स्टीरियोकेमिकल रिलेशन सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद जब मैं आपको एनेंशियोमेरिक एक्सिस पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा इसको ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहते हैं। और इसको ना पढ़ाने का भी जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, इसके साथ मुझे एक दो टॉपिक और लेने पड़ेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन, जहां पर मैं स्पेसिफिक और ऑब्जर्व रोटेशन समझाऊंगा, और फिर न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड नेट गेट में क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो इसलिए उस समय हम एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो यहां पर हमारा पहला स्टीरियोकेमिकल रिलेशन होता है कंप्लीट, लेकिन इसके बाद ही मैं आपको रेजोल्यूशन भी पढ़ाने वाला हूं, और रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद हमारा एनेंशियोमर वाला पार्ट कवर, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे डायास्ट्रोमर्स। तो आइए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन पे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसकी हेल्प से? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन हमारे पास
एक रेजोल्यूशन ऐसा मेथड होता है कि जहां पर हम एनेंशियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ वन एनेंशियोमर फ्रॉम अदर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। पहली बात, कौन से मेथड हैं? दो मेथड हैं, एक तो होता है बायोकेमिकल मेथड और एक होता है कन्वर्जन इनटू डायस्ट्रोमर। बायोकेमिकल मेथड में क्या कहा है, इन दिस मेथड एनेंशियोमर्स आर रिएक्टेड टू बैक्टीरिया व्हिच रिएक्ट्स विद वन एनेंशियोमर फास्टली एंड हेंस इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर एनेंशियोमर। मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल एक्टिविटी वगैरह, उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जहां पर बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया के साथ तो ये कर रहा है फास्ट रिएक्ट कर रहा है, तो एक के साथ स्लो करेगा, तो हम आसानी से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कन्वर्जन इनटू डायस्ट्रोमर। मैंने अभी तक आपको स्टीरियोकेमिकल रिलेशन में एक ही रिलेशन समझाया है जिसका नाम है एनेंशियोमर। अभी तक हमने डायस्ट्रोमर की बात नहीं की, लेकिन डायस्ट्रोमर के बारे में आपको दो बातें मैंने अभी तक बता चुकी हैं। एक तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होते और दूसरे जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते, उन्हीं स्टीरियो आइसोमर्स को हम कहते हैं डायस्ट्रोमर। इतनी बात समझ में आ रही है। तीसरी बात और समझिए, जो आपके पास दो डायस्ट्रो आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब ये जो तीसरी बात है, इसी बात का फायदा उठाकर हम एनेंशियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब आपका सवाल आ रहा होगा, सर कैसी बातें कर रहे हो, डायस्ट्रोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, एनेंशियोमर्स की थोड़ा ना है, तो आप एनेंशियोमर को डायस्ट्रोमर की हेल्प से कैसे सेपरेट कर सकते हो? तो अब थोड़ा सा देखते जाओ। हम यहाँ पर एक रिएक्शन करने जा रहे हैं और उस रिएक्शन से हमारे पास जो दो कंपाउंड्स बनेंगे वो डायस्ट्रोमर बनेंगे, तब तो आप सेपरेट कर पाओगे ना। मतलब देखो हमने किया क्या है, आपके सबसे पहला एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C2H5, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। क्या ये दोनों आपस में एनेंशियोमर हैं? तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। मतलब आप बोलोगे सर ये OH यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, लेकिन मैंने दोनों मॉलिक्यूल को थोड़ा इस तरीके से लिख दिया और ये आपस में एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। तभी मैंने आपको बहुत अच्छे से टाइम लेके रोटेशन, फिशर प्रोजेक्शन, सारे इंटर कन्वर्जन सिखाए थे, ताकि आप ये समझ सको ये इसका क्या है, मिरर इमेज है, जो कि कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों आपस में एनेंशियोमर हैं। आप सोच रहे होगे सर इसका एनेंशियोमर अगर मिरर इमेज बनाओगे तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? सर इसका मिरर इमेज तो ऐसा आएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर H। मैं बोलूँगा बिल्कुल ऐसा ही आएगा, लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसा नहीं बना सकता? इसको मैंने रोटेट कर दिया विथ इन द प्लेन 180 डिग्री, और हमने पढ़ा है विथ इन द प्लेन 180 डिग्री फिशर पोजीशन में अलाउड होता है, याद आया? तो सबसे पहले मैंने दोनों ही मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया। अब जब दोनों मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिखा, अब मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी करवा रहा हूँ विथ कायरल रिएजेंट। कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी अलग अलग होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ COOH, यहाँ पर D, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ COOH, यहाँ पर D, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। बोलिए बात समझ आ रही है? अब वही सेम, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। तो जब आप कंपाउंड बनाओगे तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर D, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। ऐसे ही यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर कैसा जाएगा? C2H5, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर D, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। ये जो आपके सामने फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड आए हैं, ये फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड क्या है आपस में? डायस्ट्रोमर है ना। कमाल की बात कि हमने एनेंशियोमर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? डायस्ट्रोआइसोमर्स में। और अगर जो डायस्ट्रोआइसोमर्स हैं उनकी क्या होती है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, जिसकी वजह से अब हम आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। क्या था? एनेंशियोमर्स थे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज
तो नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, जिसकी वजह से हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन से अलग नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास आया रेजोल्यूशन, उसमें एक मेथड आया कन्वर्जन इनटू डायस्ट्रोमर। अगर हम एनेंशियोमर्स को कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अगर डायस्ट्रोमर में कन्वर्ट कर दें, उनके डायस्ट्रोमरिक सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर दें, तो वहां पर जो डायस्ट्रोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से हम अब उन्हीं फिजिकल मेथड्स का सहारा ले सकते हैं क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। जब एक बार आपके सेपरेट हो जाएं, फिर इनको आप दोबारा से एनेंशियोमर्स में वापस भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये जब बीएससी में हम करते हैं तो वहां पर एक पूरा थ्योरी लिखने के लिए आता है इन्हीं के ऊपर, तो बस वही सब चीजें हैं, लेकिन पता होना चाहिए सब कि रेजोल्यूशन क्या होता है, क्या एनेंशियोमर सेपरेट भी हो सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है एनेंशियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। रेजोल्यूशन से होता है और रेजोल्यूशन का मेथड एक ये वाला होता है। ये बातें हो चुकी है हमारी एनेंशियोमर से रिलेटेड।